आपका बॉडी फ्लूइड है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड का क्या है इंट्रोडक्शन सबसे पहले, तो बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी जो है किससे बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड, और फ्लूइड जो होता है फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 ऑफ द होल बॉडी। तो 2/3 होता है होल बॉडी का, 2/3 होता है, ठीक है। कितना है 2/3 पार्ट जो है क्या होता है फ्लूइड ही होता है, ठीक। ह्यूमन बींग्स में क्या है द टोटल बॉडी वाटर वेरीज टू 40 to 75% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि 45 से 75% जो होता है बॉडी वेट का वाटर ही होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। तो क्या हमने बताया इंट्रोडक्शन कि जो बॉडी है वो किससे फॉर्मेशन हुआ है, सॉलिड और फ्लूइड से, और फ्लूइड जो होता है वो क्या है हमारे बॉडी में 2/3 पार्ट फ्लूइड ही होता है पूरे बॉडी का, और ह्यूमन बींग्स में जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो कितना होता है, वेरीज फ्रॉम 45 to 75% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि जो बॉडी वेट होगा, जैसे मान लो किसी का 80 kg वेट है तो उसका 45 to 75% क्या होगा उसमें फ्लूइड ही होगा, ठीक है। तो ये आपका वाटर होगा या फ्लूइड होगा, तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो हम क्या इसके बाद जानेंगे, तो इसके बाद आपका है कि वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। अलग अलग ऑर्गन्स में जो वाटर कंटेंट है, तो इसके बारे में क्या बताया है। तो सबसे पहले देखो ऑर्गन दिया, एक टेबल बना हुआ है, बुक में भी आपके है, के शंभुलिंगम के बुक में टेबल होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स में बताया है। तो ऑर्गन क्या है, यहाँ पे एक ऑर्गन लिखा है, यहाँ पे वाटर कंटेंट है। तो ऑर्गन में सबसे पहले क्या दिया है एडिपोज टिश्यू, कितना वाटर कंटेंट होता है 10% होता है, ठीक है। यहाँ से जानकारी तुम लोग को मिलेगी। ब्लड में कितना है, ब्लड तो ऑलरेडी लिक्विड होता है, 83% जो है इसमें क्या होता है आपका वाटर कंटेंट होता है। बोन में भी होता है, बोन इतना सॉलिड होता है ना, हार्ड होता है, बट बोन में भी वाटर कंटेंट होता है, कितना 22% होता है। फिर ब्रेन की बात कर लो, ब्रेन में भी कितना है 75%, ठीक है, फ्लूइड होता है। और हार्ट में कितना है 80% होता है हार्ट में, इंटेस्टाइन में 75%, किडनीज में 83% होता है, लीवर में 68 होता है, ठीक है, लंग्स में 79 होता है, स्केलेटल मसल में 75 होता है, स्किन में 70% होता है, स्प्लीन में 76% होता है। समझ गए। तो ये आपका क्या है अलग अलग ऑर्गन्स में वाटर कंटेंट के बारे में बताया है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। किसी को कोई इशू होगा, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना, ठीक, अभी बता देते हैं। तो अब देखेंगे हम सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस दैट मीन्स की क्या है इसका, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स का सिग्निफिकेंस कहाँ पे रोल है इसका या फिर इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला तो है होम्योस्टेसिस में। तो होम्योस्टेसिस में क्या करता है, जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, उनको सरवाइव करने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लूइड मीडियम होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी सेल्स को सरवाइव करने के लिए फ्लूइड मीडियम होता है जो इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। उसमें क्या आएगा, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, लिपिड्स होता है, आपने पढ़ा होगा ना इसको, ठीक है। क्या क्या होता है होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए आपका जो है ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के साथ साथ क्या होता है आपका अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब आपका किस में आएगा, होम्योस्टेसिस में आएगा, ठीक, मतलब कि फ्लूइड बॉडी को बैलेंस रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को या फिर जो अनवांटेड सब्सटेंसेज है उनको बाहर निकालना, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, ठीक है, कैरी करेगा ना न्यूट्रिएंट्स को, तो वही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कैरी। फिर है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, और मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या बताया है कि वाटर इनसाइड द सेल्स फॉर्म्स द मीडियम ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। किसके लिए जरूरी है मेटाबॉलिक रिएक्शन, आपके बॉडी के या फिर सेल्स के ग्रोथ के लिए, और किसके लिए जरूरी है, तो फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए। तो किसके फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए, क्या है हमारे बॉडी में सेल्स है ना, तो सेल्स के फंक्शनल एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। अब देखो टेक्सचर्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, तो वेरियस अलग अलग प्रकार के जो टिश्यू उनके टेक्सचर्स को मेंटेन करने के लिए। फिर है टेम्परेचर रेगुलेशन, तो बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होगा वो भी इसी पे है, ठीक है। तो वाटर जो होता है ना एक वाइटर रोल प्ले करता है, यानी कि मेजर रोल प्ले करता है
कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल बना रहा है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ना। तो इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो ये हमने जाना क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बस ऐसे ही एग्जाम में हमने ग्रुप में इसीलिए इसको हमने भेज दिया है, ठीक है, कि तुम लोग को नोट्स बनाने में मॉडर्न का प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग जितना हमने लिखा हुआ है ना उसमें, उसको जूम करके देख लेना, ठीक, ऐसे ही नोट्स बना लेना फ्लूइड का। तो सिग्निफिकेंस हो गया होम्योस्टेटिस, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में, टेक्सचर ऑफ टिश्यू में, और टेम्परेचर रेगुलेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, किसका, बॉडी फ्लूइड्स का। समझ गए सिग्निफिकेंट। अब है कंपैरिजन, कंपैरिजन बताया है और डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, ठीक है। तो कंपैरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बॉडी फ्लूइड्स का, तो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका हम क्या कंपार्टमेंट है, सॉरी कंपैरिजन नहीं है, कंपार्टमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, आईसीएफ। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बॉडी फ्लूइड्स, और एक होता है ईसीएफ। आईसीएफ को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम आईसीएफ को, इंट्रासेलुलर, क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो नोट कर लेना फुल फॉर्म तुम लोग। और ईसीएफ को क्या हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो इसके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है या कंपार्टमेंट्स कह लो। तो जो बॉडी में हमारे ना टोटल वाटर होता है, कितना होता है, अबाउट 40 लीटर होता है। और इसको दो मेजर कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला है आपका आईसीएफ यानी कि इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, और सेकेंड है ईसीएफ, दैट मीन्स की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या आता है, इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, 22 लीटर होता है, 22 लीटर। और क्या है, एंड इट फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, 55% ये कवर किया रहता है। और फिर आता है आपका ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, टोटल वॉल्यूम इसका 18 लीटर होता है, 18 लीटर होता है। और कितना बॉडी वेट को फॉर्म करता है, बॉडी को, तो 45%, ठीक है। तो ये आपका ईसीएफ हो गया। अब इसको जो है ना डिवाइड किया गया ईसीएफ को, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे 5 सब यूनिट्स बनाए गए हैं, 5 सब यूनिट्स बताए गए हैं। क्या क्या, पहला है इंटरस्टियल फ्लूइड एंड लिम्फ, ठीक है। दूसरा है क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 7.5% होता है प्लाज्मा। और जो ये है आपका इंटरस्टियल फ्लूइड एंड लिम्फ कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। कितना होगा, 20% होगा। फिर फ्लूइड ऑफ बोन्स, ये कितने होते हैं, 7.5% होता है। फ्लूइड इन डेंस 7.5% होता है। फिर ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया ट्रांससेलुलर फ्लूइड को। फिर जो है डिवाइड कर दिया गया किसमें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। ये सब किसमें आएंगे, ट्रांससेलुलर, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूसेस जो है, ठीक है। और सेरस फ्लूइड है, सेरस फ्लूइड समझ रहे हो, सेरस फ्लूइड यानी कि जो इंट्राप्लूरल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, या फिर पेरोटिनियल फ्लूइड होता है, उसी को हम सेरस फ्लूइड कहते हैं। फिर आता है साइनोवियल फ्लूइड आपका, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा। देखो यहाँ पे ईसीएफ को डिवाइड कर दिया गया ना 5 पार्ट्स में, यानी कि इंट्रास्टियल फ्लूइड है, इंट्रा, फिर है प्लाज्मा, फिर फ्लूइड ऑफ बोन्स है, फ्लूइड इन डेंस है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स के 5 सब यूनिट्स बताए गए हैं। क्या क्या, पहला है आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स में सेरेब्रोस्पाइनल, ठीक है, इंक्लूड रहता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, सेरस फ्लूइड होता है। सेरस फ्लूइड का हमने बताया ना, इंट्राप्लूरल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, और पेरिटोनियल फ्लूइड है, पेरिटोनियल, ठीक। फिर साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट्स में होता है। फिर फ्लूइड इन यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में फ्लूइड होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके ट्रांससेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। समझ गए, कोई डाउट किसी को। बोन्स में साइनोवियल फ्लूइड,
ठीक है, ज्वाइंट्स में होती है। चलो अब देखो, इसके बाद है आपका क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, कंपोजिशन है अगला। तो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में क्या क्या बताया है, तो पहला है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, समझ गए। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये याद रखना, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, लिपिड्स हैं, हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स है, ये सब किस में आते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका क्या आएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट। तो ये क्या है, बॉडी फ्लूइड का कंपोजिशन है। ठीक है, कंपोजिशन में क्या बताया कि जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें दो टाइप्स का होता है, एक तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, लिपिड्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट आते हैं। ठीक, अब हमने तो इंट्रोडक्शन जान लिया, अब हम थोड़ा सा आपका क्या बताएंगे कि अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या है इसका। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में जो यहाँ पे बताया जा रहा है आपका क्या है, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो जब यह इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, या फिर इसमें अप्लाइड चीजें क्या है, इसको जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्या केस आएगा, डिहाइड्रेशन का। आपने देखा होगा ज्यादातर गर्मियों में होता है ना, ठीक है, डिहाइड्रेशन। जैसे मान लो कोई बाहर से आ रहा है या उसने पानी वगैरह नहीं पिया है, तो उसको क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसके चलते उसको डिजीनेस हो गया, ठीक है, वो गिर गया, शॉक हो गया। तो ये सब आता है डिहाइड्रेशन में। तो ये इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी है। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम अप्लाइड फिजियोलॉजी को जानेंगे। अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे जो पहला पॉइंट आता है आपका, वो क्या आता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हम डिहाइड्रेशन को देखेंगे, एक मिनट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमने क्या बताया, डिहाइड्रेशन का एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। सिंपल सा डिफिनीशन है इसका, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी से वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होना, लॉस हो जाना ही क्या कारण, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो एक लाइन में डिफिनीशन लिखना, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज डिहाइड्रेशन। ठीक है, और एक कब होता है कंडीशन, जब बॉडी को जब मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मतलब जितनी वाटर मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 1 लीटर होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट बॉडी को है कि 1 लीटर उसे डेली जो है वाटर मिलना ही चाहिए। अगर उससे भी कम कोई पानी पी रहा है ना, तो डेट इज वो कैसे हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, या फिर मान लो किसी कोई अगर उसको डिजीज वगैरह हो गई है, उसके चलते ऐसा हो रहा है, तो जब किसी कारण की वजह से, किसी भी पॉजिटिव फैक्टर की वजह से अगर उसके बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने डिफिनेशन जाना। अब हम इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में क्या बताया है कि जो डिहाइड्रेशन है, इसको 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया। पहला है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट, तीसरा है सीवियर। समझ गए, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, याद रखना। डिहाइड्रेशन के 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया डिहाइड्रेशन को, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में। माइल्ड में क्या होता है, फ्लूइड लाइस अबाउट 5%, नॉट वेरी सीरियस, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है ना, माइल्ड हो जाता है, किसी को भी हो जाता है, जैसे गर्मियों में ही कोई धूप से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाए, तो उसमें जब वो कैसा कंडीशन होता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन किसे हम कहते हैं, जब 5% ही फ्लूइड लॉस हुआ है तो माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है, और एक बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसको हम इजिली जो है ना ट्रीट कर सकते हैं घर पे ही, कैसे, रिहाइड्रेशन करके। ठीक है, तो रिहाइड्रेशन कैसे करोगे, जैसे जो भी आपके पास है, ग्लूकोज है, ठीक है, गर्मियों में ORS वगैरह है, ग्लूकोज है, ठीक है, ये आप पानी में मिला करके उसको दे देते हैं, या फिर नमक और चीनी मिला करके दे देते हैं 1 गिलास पानी में। ठीक है ना, शुगर और साल्ट, तो इससे भी हो जाता है। माइल्ड डिहाइड्रेशन को हम इजिली अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। रिहाइड्रेट करना, डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन का अपोजिट क्या होगा, रिहाइड्रेशन। ठीक है, तो पेशेंट को आपने, जिसे डिहाइड्रेशन हुआ था, उसको आपने रिहाइड्रेट कर दिया, क्या, ग्लूकोज दिया, ग्लूकोन डी जो आती है ना,
ग्लूकोन डी को घोल करके दे दो, या ORS है तो घोल दो, अगर कुछ भी नहीं है तो नमक चीनी जो है पानी में घोल करके दे दोगे, उससे सही हो जाएगा। ठीक, एक कब कंडीशन होती है 5% जब लॉस हो जाता है फ्लूइड का। फिर आता है नेक्स्ट जो स्टेप होता है माइल्ड के बाद मॉडरेट डिहाइड्रेशन होता है। तो मॉडरेट कब होता है ना, जबकि अबाउट 10%, 10% ये याद रखना, 10% जब फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से, तो उसको हम टर्म देते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, और ये भी उतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सीरियस है, और इसमें हमको इमीडिएट ट्रीटमेंट करना चाहिए, रिहाइड्रेशन इसमें भी करना होगा। ठीक है, रिहाइड्रेट करना होगा पेशेंट को। तो रिहाइड्रेट करने के लिए वही आप ग्लूकोज वगैरह ORS और ये भी शुगर साल्ट का पानी में घोल करके दे सकते हैं, मतलब कि ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर कब होता है ना, कि जब फ्लूइड लॉस अबाउट 50% हो जाए। ठीक, 50% जब हो जाता है तो क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। मतलब पेशेंट को एडमिट करना होता है, बिकॉज कि उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की नीड होती है, इमरजेंसी चाहिए इसको तत्काल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड लॉस जो है 50% हो जाए, तो इसमें हम वही करते हैं और उसको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में। उसका तत्काल जो है इमरजेंसी जो भी मेडिसिन वगैरह है उसको हम चलाते हैं, यानी कि वाटर लॉस जो हुआ है, सोडियम लॉस हुआ है, इन सब का रेशियो निकालते हैं। ठीक, फिर इसमें 3 चीजें आती हैं सीवियर में, क्या क्या, तो पहला है आइसोटोनिक। ठीक है, क्या है, आइसोटोनिक है आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक। ये याद रखोगे क्या है आपका, पहला देखो आइसोटोनिक है, दूसरा हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, एक इसमें क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं ना डिहाइड्रेशन का, तो 3 पार्ट्स में तो क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमने बताया माइल्ड डिहाइड्रेशन। तो माइल्ड क्या होता है कि 5% जो है लॉस हुआ है फ्लूइड का बॉडी से, और ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, इसको हम इजिली जो है डिहाइड्रेट कर सकते हैं पेशेंट को घर पे। फिर मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब माइल्ड से थोड़ा सा ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, यानी कि अबाउट 10% जो है बॉडी फ्लूइड जो है वो लॉस हो गया है, तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट आती है ना सीवियर डिहाइड्रेशन। तो सीवियर में सीवियर कब कंडीशन होता है, जब 15% फ्लूइड लॉस हो जाए बॉडी से। ठीक है, तो इसमें हमें तुरंत क्या होता है, पेशेंट को एडमिट करना होता है, हॉस्पिटलाइज करना होता है, और इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है ऑन करना होता है। ठीक है, तो ये आपका सीवियर है, और सीवियर में 3 टाइप्स के बताए गए हैं सीवियर डिहाइड्रेशन का। पहला है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक में क्या होता है कि जैसे आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में इसमें क्या है, बैलेंस्ड लॉस ऑफ वाटर इन सोडियम। ठीक है, किसका लॉस हो रहा है, वाटर का। ठीक है, वाटर और सोडियम का, वाटर और सोडियम का लॉस हो रहा है इसमें आइसोटोनिक में। और इसमें हम किस केसेस में देखने को हमें मिलता है, ये किन केसेस में हम देखते हैं, तो पेशेंट जैसे डायरिया है उसे, ठीक है, डायरिया वाला पेशेंट है तो उसे हम देखते हैं, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। वोमिटिंग का केस है तो इसमें भी हमें देखने को मिलता है, समझ गए। तो ये हमें आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन कहेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में क्या है कि ज्यादा वाटर, मतलब एक्सेस अमाउंट में वाटर, एक्सेस अमाउंट में वाटर और एक्सेस अमाउंट में सोडियम। ठीक है, क्या हुआ है, लॉस हो गया है बॉडी से। ठीक है, तो जब लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, उसको हम हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। और किस केस में इसको हम देखते हैं, कहाँ पे देखते हैं, फीवर में, जिसको हाई ग्रेड का फीवर रहता है ना, उसमें हमें हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। फिर आता है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक किस में आएगा कि जब क्या होता है, ज्यादा, मतलब कि उससे भी ज्यादा, यानी कि हाइपरटोनिक से भी ज्यादा अमाउंट में वाटर और सोडियम का बॉडी से क्या हो गया है, लॉस हो गया है दोनों का। ठीक है, तो इसको हम हाइपोटोनिक टर्म देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें हम ज्यादा डायूरेटिक ड्रग्स का यूज करने से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका हमने बताया क्या, अप्लाइड फिजियोलॉजी में क्लासिफिकेशन, डिहाइड्रेशन का क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखेंगे हम कॉजेज क्या क्या है डिहाइड्रेशन के, कॉजेज क्या है। तो डिहाइड्रेशन के कॉजेज में सबसे पहला देखो क्या बताया है, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, इसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है।
ठीक है, डायरिया है, वोमिटिंग वगैरह हो रही है ज्यादा। यूरिनरी आउटपुट, किस यूरिनरी, एक्सेस यूरिनरी आउटपुट, बहुत ज्यादा यूरिन जो है पास आउट हो रहा है। और कब होता है यूरिन पास आउट ज्यादा मात्रा में? जब पेशेंट को रेनल डिसऑर्डर है, ठीक है, रेनल डिसऑर्डर्स होगा तो उसमें क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में यूरिन जो है बाहर निकलता है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो कॉजेज में, डिहाइड्रेशन के काज में यानी कि कारण है, पहला क्या है, सीवियर डायरिया एंड वोमिटिंग का, ठीक है। और सीवियर डायरिया और वोमिटिंग क्यों होता है? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में, ठीक है, जीआईटी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसमें डायरिया वगैरह का केस देखने को मिलता है। हाँ प्रीतेश। हेलो। हाँ बोलो। सर एक्सेसिव यूरिन आउटपुट पॉलीयूरिया में भी होता है ना? हाँ पॉलीयूरिया में भी होता है, ठीक है। तो सब वही तो है ना, रेनल डिसऑर्डर्स में ही तो आएंगे, तो इसीलिए तो हमने एक ही टर्म आपको बोल दिया कि क्या है, एक्सेस यूरिनरी आउटपुट ड्यू टू रेनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। रेनल डिसऑर्डर्स में होगा, एक्सेस यूरिन जो है बाहर निकलेगा तो उससे भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बात हम करेंगे, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू, यूरिन के थ्रू ज्यादा मात्रा में वाटर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे देखते हैं, देखो एक्सेस लॉस ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सेस यूरिनरी आउटपुट तो रेनल डिसऑर्डर्स में होता है यूरिन का आउटपुट, और एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू वाटर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है बॉडी से, तो एक किस केस में हमें देखने को मिलता है, तो जो और किसके हैं, डायबिटिक मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट है, ठीक है, तो उनमें ये सब देखने को मिलता है, ठीक। तो ये हम एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होता है उनके बॉडी से, तो उन्हें भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। इनसफिशियंट इनटेक ऑफ वाटर, और चौथा काज में बताया इनसफिशियंट, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी नहीं पी रहे, उसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, प्रोलॉन्ग एक्टिविटी दैट मीन्स की आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो और बिना पानी पिए, ठीक है, मतलब पानी वगैरह कंज्यूम नहीं कर रहे हो, जितना मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। मान लो धूप में काम कर रहे हो, जितने अमाउंट में आपको पानी की नीड है उतना आप पी नहीं पा रहे हो, तो इसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक्सेस स्वेटिंग के कारण भी, एक्सेस स्वेटिंग यानी कि जैसे मान लो धूप से आ रहे हो, गर्मी से जलते हुए आ रहे हैं और आपने पानी वगैरह नहीं पिया है कुछ, या हीट फ्रस्ट्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है, एक्सट्रीम लॉस ऑफ वाटर और हीट एनर्जी जो है, हीट और एनर्जी जो है लॉस हो गई है, जिसके कारण बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ठीक, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिर आता है यूज ऑफ लैक्सिट्यूड और डायूरेटिक्स, ठीक है, तो जैसे ये लोग ना, जो एथलेटिक्स होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, लैक्सेटिव्स का या फिर डायूरेटिक्स ड्रग्स का, तो इससे क्या होता है, लॉस होता है वेट, वेट लूज करने के लिए, ठीक है। तो अगर इसका भी ज्यादा मात्रा में अगर उसने सेवन किया है, अगर लेगा, तो इससे भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक। तो ये कॉजेज हो गए हैं डिहाइड्रेशन के, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका साइन और सिम्टम्स की बात अब कर लो। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक, मतलब क्या सिम्टम्स या साइन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला बताया है माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में क्या क्या सिम्टम्स होता है, याद रखना, बहुत हमने इसलिए शॉर्ट में लिखा है आप ही लोग के लिए। क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ पहला, एक्सेस थ्रस्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ यानी कि माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है ना उसे, तो क्या होगा, सिम्टम्स या साइन देखेगा कि उसका मुख जो है सूख रहा है, जिसको आयुर्वेद में हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में आता है ना मुख, मुख शोष, ठीक है, आयुर्वेद में बोला जाता है टर्म ना मुख शोष, मुख शोष मतलब वही ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुख सूख गया है। एक्सेस थ्रस्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, ठीक है, प्यास बहुत ज्यादा लगता है। फिर इन डिक्रीज इन स्वेटिंग, पसीना बिल्कुल भी नहीं होगा, हेडेक होगा यानी कि सर दर्द होगा, ठीक है, डिजीनेस चक्कर आना, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है आपका क्रैम्स इन लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है, क्रैम्स आ जाना लेग्स में और आर्म्स में, तो ये क्या है, माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन के साइन और सिम्टम्स हो गए। फिर देखो सीवियर डिहाइड्रेशन का, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में देखो, सीवियर वाले में कैसे हम पहचानते हैं, तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लिनिक में जाओगे या हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए तो ये सब देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम उसका डिक्रीज रहेगा, उसका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज रहेगा पेशेंट का, जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन है, उसका लो ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, हाइपोवॉल्मिक कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, फेंट भी हो सकता है,
तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन हमें देखने को मिलता है, समझ गए ना, ये सीवियर वाले का है। अब देखो वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन, ठीक है, वेरी सीवियर है, तो वेरी सीवियर में क्या मिलेगा, डैमेज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं जैसे ब्रेन, लीवर, किडनी वगैरह, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, या फिर मेंटल डिप्रेशन और कंफ्यूजन हो गया, रेनल फेल्योर है, कन्वर्जन है, और कोमा है, किस में आएगा, वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन में आएगा। साइन और सिम्टम्स की बात हो गई, समझ गए। क्या हुआ, कोई बोल रहा था क्या कुछ? पूछना है कुछ? हेलो हेलो। चलो अब देखो डिहाइड्रेशन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट किसे कहते हैं, जो बेबी होते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी को हमने इन्फेंट कहा, ठीक है। तो आते हैं डिहाइड्रेशन इनमें कैसे होता है कि जब कोई बच्चा क्या है सफर हो जाता है, किससे, उसे डायरिया हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण जो डेवलप हो जाता है डिहाइड्रेशन, ठीक है, उसे डायरिया हो, वोमिटिंग हो रही है, उसके कारण उसे जो है आपका डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इन्फेंट्स के लिए हो गया। एजिंग इफेक्ट्स ऑन डिहाइड्रेशन क्या है, एल्डर्स जो होते हैं यानी कि बुजुर्ग जो होते हैं, बड़े लोग, हाई रिस्क पे होते हैं, इवन दे आर हेल्दी, भले ही वो देखने में स्वस्थ हों लेकिन वो डिहाइड्रेशन उनको ज्यादा हो सकता है, हाई रिस्क पे होते हैं, बिकॉज उनमें फ्लूइड लॉस जो है ज्यादा होगा और फ्लूइड इनटेक कम होता है, ठीक है, ओल्ड एज के समय में फ्लूइड लॉस ज्यादा होता है और फ्लूइड वो लोग कम लेते हैं, तो इसके कारण भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या बताया है कि डिपेंड्स अपॉन द सेवेरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन के ऊपर, यानी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना है। तो माइल्ड वाले में हमें क्या करना है, माइल्ड अगर है, माइल्ड डिहाइड्रेशन है, तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड स्टॉपिंग फ्लूइड लॉस, मतलब जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसको रोक देंगे, ठीक है, और ज्यादा पानी पिलाएंगे, तो फ्लूइड लॉस को हमने कम कर दिया और पानी ज्यादा पिलाओगे, तो ऐसे होगा, माइल्ड को कंट्रोल करोगे। सीवियर में क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक। और एक किसके लिए है, ट्रीटमेंट होता है किसका, ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी जो है, यही डिहाइड्रेशन की थेरेपी होती है। और इसको हम जो है ओआरएस को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ओआरएस को, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नाम है, क्या नाम है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस का फुल फॉर्म है। इसको हम ओरली पेशेंट को देते हैं, और किसके द्वारा फॉर्मुलेशन है इसका, WHO के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कंटेंट्स इसके क्या क्या हैं, तो ये भी देख लो, सीवियर का बता रहा है। कंटेंट्स में आपका आएगा एनाहाइड्रोस ग्लूकोज होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, और ट्राइसोडियम साइट्रेट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी फ्लूइड चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया।